हरियाणा के करनाल में भी बादलों की ब्रेक फेल होने के बाद कुदरत की मार दिख रही है। सड़कें दरिया बन चुकी है, हर तरफ कमर भर तक पानी है। रास्तों से गुजरने वाली कई गाड़ियां खराब हो चुकी हैं और उसके बाद बाइकें भी बीच में फंस गई। आम काम पर जाना भी जरूरी था लोगों के लिए और ऐसे में आम लोग काफी ज्यादा परेशान नजर आए। दो तस्वीरें आपके सामने हैं। बारिश की बेरहमी आप देखिए और फसलों को काफी ज्यादा इस बारिश की वजह से नुकसान पहुंचा है। खेतों में पानी भर गया, खेतों में लगी फसल पानी में डूब गई। ऐसे में किसानों को चिंता सताने लगी है। पश्चिम एशिया के देश लेबनान से आग की डरा देने वाली तस्वीरें सामने आई। वहां आग जंगल में इतनी फैल चुकी है कि इसे काबू करने के लिए सेना को मोर्चा संभालना पड़ा और उसके जवान हेलीकॉप्टर के सहारे इसे बुझाने में जुट गए, जिनके जरिए ड्रमों में भरकर कई गैलन पानी धधकते जंगलों में डाला गया ताकि जल्द इस पर काबू पाया जा सके। हवाई कोशिश के साथ जमीन से भी दमकल कर्मियों ने आग को बुझाने में जी जान लगा दिया। मौके पर दमकल विभाग की कई गाड़ियां मौजूद हैं और कर्मचारी जंगल के अंदर जाकर पानी की मोटी मोटी धार जलते जंगलों में डाल रहे हैं, लेकिन आग काबू में आती नहीं दिख रही। कई किलोमीटर तक फैली इस आग से भयानक धुआं निकल रहा है जो जंगल के ऊपर जमा हो गया, जिससे राहत और बचाव के काम में भी दिक्कत आ रही है। यही वजह है कि 2 दिन बीत जाने के बाद भी आग को पूरी तरह नहीं बुझाया जा सका। हरियाणा के जींद से एक हैरान करने वाली तस्वीर सामने आई। वहां एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में पानी भर गया, जिसके बाद वहां का नजारा ही बदल गया। मरीजों के साथ साथ डॉक्टर और नर्स भी गंदे पानी के बीच इलाज करते नजर आए। स्वास्थ्य केंद्र के आसपास भी इतना पानी जमा हो गया कि लोग घुटने तक पानी में वहां आने पर मजबूर हो गए। स्वास्थ्य केंद्र पर मौजूद महिला डॉक्टर तो अपनी कुर्सी पर पैर मोड़कर बैठी नजर आई, तो वहीं नर्स भी इन हालातों के बावजूद अपने काम में लगी रही। झारखंड के बोकारो से चौंकाने वाली कुछ तस्वीरें सामने आई। वहां एक कार कंपनी के शोरूम को तोड़ने गई बोकारो स्टील प्लांट की टीम से वहां के कर्मचारी भिड़ गए। आरोप है कि इस शोरूम को बोकारो स्टील प्लांट की जमीन पर अवैध तरीके से बनाया गया। बताया जा रहा है कि यह मामला रांची हाईकोर्ट में चल रहा है। इसके बावजूद बोकारो स्टील प्लांट की एक टीम उसे तोड़ने के लिए जब वहां पहुंची तो उसे उस शोरूम के कर्मचारियों के विरोध का सामना करना पड़ा। हंगामे की आशंका को देखते हुए वो वहां पुलिस बल के साथ पहुंची थी और हुआ भी वही। कुछ ही देर में हालात इतने बिगड़ गए कि शोरूम के कर्मचारी और पुलिस वालों के बीच झड़प शुरू हो गई। बात मारपीट तक जा पहुंची। पुलिस वाले उनके कर्मचारियों को खींच कर वहां से हटाते दिखे। दूसरी तरफ खुदाई करने वाली मशीन अपने काम में जुटी रही। इस कार्रवाई को रोकने के लिए कुछ कर्मचारी उसके सामने आकर खड़े हो गए। उनमें महिलाएं भी शामिल दिखीं। इस बीच उन पर पीछे से लाठी से हमला हुआ, जिसमें एक कर्मचारी के सिर में चोट आई। आरोप है कि यह हमला कार्रवाई करने पहुंची टीम के किसी कर्मचारी ने किया। पुलिस मारा है और ढेला से भी मारा है। इस घटना के बाद उस शोरूम के कर्मचारियों का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया और उन्होंने खुदाई करने वाली उस मशीन को वहां से भेज दिया। इसके लिए वो उसके पीछे काफी दूर तक दौड़े। न कोई नोटिस है न कोई खबर है। आ गए और 4 पुलिस वाला मिलकर एक आदमी को पीटा है। इस हंगामे के दौरान एक पुलिस वाला भी जख्मी हो गया, जिसे उसके साथी वहां से ले जाते दिखे। इजराइल के कब्जे वाले वेस्ट बैंक में उसके सुरक्षा बल के हाथों फिलिस्तीन के एक नाबालिग की मौत ने इलाके में तनाव को बढ़ा दिया। आरोप है कि मरने वाला 12 साल का फिलिस्तीनी बच्चा एक दिन पहले अपने पिता के साथ कार में वहां के एक चेक पॉइंट से गुजर रहा था। तभी इजरायली सेना के एक जवान ने उस पर गोलियां चला दी, जिसके बाद वहां के लोगों का गुस्सा भड़क गया। उन्होंने सुरक्षा बल पर इतने पत्थर बरसाए कि जवानों को जान बचाने के लिए बख्तरबंद गाड़ियों के पीछे छिपना पड़ा। इजरायली सेना की गाड़ियों को भी फिलिस्तीनियों ने नहीं बख्शा। कुछ नकाबपोश लोगों ने तो सड़क पर रखे डस्टबिन को सुरक्षा कवच बना लिया और फिर उन लोगों ने सेना के जवानों को निशाना बनाया। सुरक्षा बल पर छिप कर हो रहे हमले ने उन्हें संभलने तक का मौका नहीं दिया। हालांकि कुछ देर बाद इजरायली सेना ने भी मोर्चा संभाला और पत्थरबाजी कर रहे लोगों पर आंसू गैस के गोले दागे। इससे पहले इजरायल की गोली के शिकार हुए बच्चे की शवयात्रा में पूरा गांव उमड़ पड़ा। लोगों के अंदर गुस्सा इतना था कि वो लोग इजरायल के खिलाफ कूद कर नारे लगाते दिखे। नाबालिग को आखिरी विदाई देने के लिए फिलिस्तीन का सुरक्षा बल उसके घर पहुंचा। उनमें कुछ ने एक छत पर चढ़कर उसे सलामी भी दी। बताया गया कि इस हिंसक झड़प में एक फिलिस्तीनी की मौत हो गई, जबकि कई लोग घायल हो गए।
हरियाणा के हथनीकुंड बैराज से पानी छोड़े जाने के बाद दिल्ली में यमुना नदी उफान पर है। पानी बढ़ने से यमुना का जलस्तर खतरे के निशान के आसपास पहुंच चुका है। जलस्तर बढ़ने की वजह से यमुना में रह रहकर खेतीबाड़ी करने वालों को अपना ठिकाना बदलना पड़ा। साल के ज्यादातर महीनों में नाले जैसी दिखने वाली यमुना मॉनसून के इस मौसम में एक बार फिर नदी जैसी दिखने लगी है। इसकी बड़ी वजह बारिश के अलावा हथनीकुंड बैराज से बीते 2 दिनों से छोड़ा जा रहा लाखों क्यूसेक पानी है। बताया गया कि देखते ही देखते यमुना का जलस्तर खतरे के निशान के पास पहुंच गया। दिल्ली में यमुना में खतरे का निशान 205.33 मीटर है। आज सुबह 11 बजे यमुना का स्तर 205.34 मीटर तक पहुंच गया था। इसे देखते हुए प्रशासन अलर्ट है और हालात पर लगातार नजर रखी जा रही है। अगर पानी इसी तरह आता रहा तो बहुत जल्द निचले इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बन सकते हैं। यमुना के बढ़ते जलस्तर को लेकर दिल्ली सरकार भी सतर्क है। दिल्ली सरकार का दावा है कि अगर निचले इलाकों में बाढ़ आ भी जाती है तो उससे निपटने की पूरी तैयारी कर ली गई है। दिल्ली में कई लोग खेती के लिए यमुना के किनारे या इसके आसपास रहते हैं। यमुना के आसपास की कई झुग्गियों में तो पानी एक दिन पहले ही घुस गया। ऐसे लोगों को प्रशासन ने जगह खाली करने को कह दिया, जिसके बाद कई लोग सामान लेकर सुरक्षित ठिकानों की तरफ जाते दिखे। सामान अंदर झुग्गी में से ला रहा हूँ। क्यों, क्या हो गया उधर? पानी झुग्गी में पानी घुस गया। कब से पानी आया था? हमारा कल से पानी ढुका पड़ा। सावधानी बरतते हुए प्रशासन ने यमुना पर बने लोहे के पुल के एक रास्ते को भी बंद कर दिया। उत्तर प्रदेश के हापुड़ से एक चौंकाने वाला वीडियो सामने आया। वहां जल भराव की समस्या बताने के लिए लोगों ने बीजेपी विधायक कमल मलिक को ही गंदे पानी में उतार दिया और फिर एक शख्स विधायक का हाथ पकड़कर उन्हें उस सड़क पर ले गया जहां अमूमन पानी भर जाता है, जिसका वीडियो वहां मौजूद लोगों ने बनाया। लोगों की नाराजगी बीजेपी विधायक कमल मलिक से यही नहीं खत्म हुई। उनके लगाए जनता दरबार में भी लोग उन पर भड़क गए और कुछ तो उनके सामने ही सभा छोड़कर चलते बने। वीडियो वायरल हुआ तो विधायक ने सफाई दी कि प्रशासन का ध्यान खींचने के लिए खुद उन्होंने ही ऐसा करवाया। बहुत उसकी पहली समस्या थी वो, और उसको निराकरण के लिए मैंने उसको बनवाया था। ये घटना उस वक्त हुई जब विधायक अपने इलाके में पदयात्रा पर थे। गोवा विधानसभा सत्र के समय खनिज से जुड़े बिल पर विपक्ष ने खूब हंगामा किया। विपक्ष ने आरोप लगाया कि इस बिल पर विपक्षी दलों से चर्चा किए बिना सरकार ने इसे सदन में पेश कर दिया, जिसके विरोध में विरोधी दल के नेताओं ने सदन के अंदर हंगामा शुरू कर दिया। ये लोग अपनी कुर्सियां छोड़कर वेल में आ गए और स्पीकर से बिल को पास नहीं करने की मांग की। इतना ही नहीं, इनमें कुछ ने हंगामे को रोकने के लिए बुलाए गए मार्शल की टोपियां और कुछ कागजात स्पीकर की तरफ उछालते दिखे, जिसके बाद मार्शल ने अपनी टोपियां निकाल ली। इस घटना के बाद गोवा के सीएम प्रमोद सावंत ने ट्वीट कर विपक्ष पर हमला बोला और इस तरह के हंगामे को लोकतंत्र के लिए खतरा बताया। जय सड़गोगर। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री को 15 अगस्त के दिन तिरंगा नहीं फहराने देने की धमकी वाला वीडियो वायरल हुआ है। न्यूज़ 18 के चमन पलानिया की रिपोर्ट है कि हिमाचल प्रदेश में एक ऑडियो सामने आया जिसमें कुछ खालिस्तान समर्थक मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को 15 अगस्त के दिन तिरंगा नहीं फहराने देने की धमकी दे रहे हैं। ऑडियो के जरिए किसानों और खालिस्तानी समर्थकों से 15 अगस्त के दिन ट्रैक्टर रैली निकालने की भी अपील की जा रही है ताकि मुख्यमंत्री तिरंगा न फहरा सके। यही नहीं, इस वायरल ऑडियो में हिमाचल प्रदेश को पंजाब का हिस्सा बताया गया और इसे दोबारा पंजाब में मिलाने के लिए अभियान चलाने की अपील की गई। रिपोर्ट के मुताबिक इस ऑडियो को खालिस्तान समर्थक गुरपतवंत सिंह पन्नू की आवाज में रिकॉर्ड किया गया है, जिसे हिमाचल प्रदेश के पत्रकारों के फोन में भेजा गया। धमकी भरा ऑडियो वायरल होने के बाद हिमाचल पुलिस के साथ केंद्रीय सुरक्षा एजेंसियां भी अलर्ट हो गई। 15 अगस्त को क्या जहां भी तिरंगा झंडा फहराने के लिए उनको अवसर मिलेगा, हम तिरंगा झंडा फहराएंगे और ऐसी बातों की हम कतई भी परवाह करने की आवश्यकता महसूस नहीं। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में यूनिटेक को बड़ा झटका लगा। ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में बिल्डर ग्रुप यूनिटेक के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की और लंदन में कंपनी के एक होटल को जब्त कर लिया। बताया गया कि इस होटल की कीमत करीब 59 करोड़ रुपए है। महेंद्र सिंह धोनी का नया लुक सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। इसमें धोनी एक नए हेयर स्टाइल में नजर आए। महाराष्ट्र सरकार ने बाढ़ वाले इलाकों को राहत दी और वहां फिलहाल बकाया बिजली बिल वसूलने की कार्रवाई पर रोक लगा दी। केंद्र सरकार ने सभी राज्यों को सलाह दी कि बेघर और भीख मांगने वाले लोगों को भी कोरोना का टीका जल्द लगाने का अभियान शुरू किया जाए। इसके लिए केंद्र ने एनजीओ की मदद लेने को कहा। महाराष्ट्र के नासिक से डरा देने वाली तस्वीरें सामने आई। वहां गोदावरी नदी में बारिश की वजह से जबरदस्त उफान आ गया।
जिसके बाद तो पानी का ऐसा रैला आया कि देखते ही बना। पानी ने शहर के कई मंदिरों को अपनी जद में लेना शुरू किया। रामकुंड के पास के एक हनुमान मंदिर में तो मूर्ति आधी से ज्यादा डूब गई, जिसका कुछ लोग वीडियो भी बनाते नजर आए। बताया गया कि वहां गोदावरी नदी खतरे के निशान को पार कर चुकी है, जिसकी वजह से ऐसा हुआ। लिहाजा नदी के पास के इलाकों में लोगों को अलर्ट भी किया गया। बिहार के पूर्णिया से दिल दहला देने वाला एक वीडियो सामने आया, जहां जमीन विवाद में एक लड़के पर सरेआम कुछ बदमाशों ने हमला कर दिया। इस घटना का खौफनाक वीडियो वहां लगे एक सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गया, जिसमें 4 बदमाश सड़क पर गिरे एक लड़के पर हमला करते दिखे। इससे पहले उस लड़के ने बदमाशों से बचने की पूरी कोशिश की। उन लोगों के चंगुल से बचने के लिए उसने दौड़ भी लगाई, लेकिन कुछ देर में ही वो सड़क पर गिर पड़ा, जिसके बाद हमलावरों ने उसे घेर कर पीटना शुरू कर दिया। इसी बीच एक लड़के ने उस पर फायरिंग कर दी, जिससे वो जमीन पर लुढ़क गया। उसकी अधमरी हालत के बावजूद आरोपियों ने उस पर गोली चलाना जारी रखा। जब बदमाशों को उस लड़के की मौत का पूरा यकीन हो गया तो वो लोग वहां से मोटरसाइकिल पर सवार होकर भाग गए। इस वारदात की जानकारी मिलते ही इलाके में कोहराम मच गया। सैकड़ों लोग शव के पास जमा हो गए। परिजनों का तो रो रो कर बुरा हाल हो गया। हत्या से गुस्साए लोगों ने आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग करते हुए नेशनल हाईवे 107 को जैम कर दिया। उन लोगों ने वहां के एक बाजार को भी बंद करवा दिया। हालात बिगड़ते देख कुछ पुलिस वाले भी घटना वाली जगह पर पहुंच गए और इस मामले की जांच शुरू कर दी। इस दौरान पुलिस ने कुछ जिंदा कारतूस और खोखे भी बरामद किए। क्या देश में कोरोना की तीसरी लहर की आहट मिलने लगी है? देश के कुछ राज्यों में कोरोना के मरीज फिर से बढ़ने लगे हैं। पिछले कुछ दिनों से केरल से सबसे ज्यादा मरीज सामने आए हैं और अब कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और ओडिशा भी इसमें शामिल हो चुके हैं। एक तरफ आशंका है कि कहीं ये तीसरी लहर की कहर की शुरुआत तो नहीं। क्या कोरोना महामारी भी सियासत का विषय हो सकती है? केरल को लेकर तो ऐसा ही कुछ नजर आ रहा है। देश भर में कोरोना के मरीजों की बढ़ती संख्या सबके लिए चिंता का सबब है। उसमें भी कोरोना मरीजों के मामले में केरल सबसे आगे है। इस मामले में केरल सीपीआईएम के राज्यसभा सांसद एलामरम करीम ने हैरान करने वाली दलील दी है। वो कहते हैं कि राज्य में टेस्टिंग सही तरीके से हो रही है, इसलिए मरीज ज्यादा आ रहे हैं। यही नहीं, उन्होंने कोरोना के नाम पर केरल के साथ सियासत करने का आरोप भी लगा दिया। Nothing to worry. Kerala is in a better position. They are testing number has increased, so the positivity rate may be increased. But for the treatment and everything, Kerala is ready. There is no panic situation. People are very satisfied with. एलामरम करीम ने कोरोना के मुद्दे पर केरल के साथ सियासत का आरोप इसलिए लगाया क्योंकि हाल ही में बीजेपी केरल के ईद पर छूट दिए जाने के मुद्दे पर राज्य सरकार को घेर चुकी है और दावा कर चुकी है कि उसी की वजह से राज्य में मरीज बढ़े हैं। केंद्र सरकार भी केरल के हालात पर चिंता जताते हुए दावा कर चुकी है कि देश में जितने मरीज सामने आ रहे हैं उसमें से 50% मरीज सिर्फ केरल से ही हैं। केरल में पिछले 24 घंटों की बात करें तो 22,064 नए मरीज सामने आए हैं। इसके साथ केरल में कुल एक्टिव मरीजों की संख्या 1,50,040 हो गई है, जो पूरे देश में आज भी सबसे ज्यादा है। कुछ राज्यों में कोरोना का केसेस का बढ़ना निश्चित तौर से न केवल केरल के लिए बल्कि पूरे देश के लिए चिंता की बात है। और प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक ही बात कही है कि कोरोना के खिलाफ जो लड़ाई है वो हम इसे मानवीय मूल्यों और मानवीय संवेदनाओं के साथ जोड़ें और इसमें जो है वो सियासत की ज़रूरत नहीं है। केरल पर निशाना साधने में महाराष्ट्र सरकार में मंत्री नवाब मलिक भी पीछे नहीं है। केरला में जिस तरह से पॉजिटिविटी रेट कम नहीं हो रहा है, नए केसेस बढ़ रहे हैं, नए नए तरीके के वायरस मिल रहे हैं, निश्चित रूप से केंद्र सरकार की तरफ से 6 सदस्य मंडल जा रहा है। निश्चित रूप से जांच करके कैसे परिस्थिति को नियंत्रित किया जाए उस पर विचार होगा। महाराष्ट्र के मंत्री का केरल पर बयान इसलिए भी सियासत से जुड़ गया क्योंकि केरल के बाद दूसरा नंबर महाराष्ट्र का आता है, जहां बीते 24 घंटे में 7,242 केस एक दिन में सामने आए। इसके बावजूद महाराष्ट्र सरकार में मंत्री नवाब मलिक ने केरल पर ही निशाना साधा, जबकि महाराष्ट्र में कोरोना के बावजूद पाबंदियां हटाने का काम जारी है। केरल में जिस तरह से रोजाना कोरोना के केस बढ़ रहे हैं, उसके बाद यह सवाल खड़ा हो रहा है कि क्या तीसरी लहर की शुरुआत केरल से तो नहीं हो रही है। इसी बात को लेकर केंद्र सरकार भी चिंतित है। यही वजह है कि केंद्र की तरफ से एक 6 सदस्यों वाली टीम केरल भेजी जा रही है। लेकिन इस बीच
कोरोना को लेकर सियासत भी जारी है। पहले बीजेपी ने केरल सरकार पर ईद में छूट को लेकर निशाना साधा, उसके बाद केरल से ही सांसद ने राज्य सरकार के साथ सियासत करने का आरोप लगा दिया। लेकिन सवाल यह खड़ा होता है कि क्या कोरोना से जंग जरूरी है या फिर सियासत? केरल में कोरोना को गंभीर होते देख वायनाड से सांसद राहुल गांधी ने भी चिंता जाहिर की। उन्होंने ट्वीट करके राज्य के लोगों से कोरोना से बचाव के नियमों का पालन करने की अपील की। केरल में कोरोना के केस बढ़ना चिंता पैदा करने वाला है। मैं राज्य के अपने भाइयों और बहनों से अपील करता हूं कि सभी नियमों और दिशा निर्देशों का पालन करें, कृपया सुरक्षित रहें। तमिलनाडु में 69 दिनों के बाद नए मामलों में बढ़ोतरी दर्ज की गई। बीते दिन यहां कुल 1859 नए केस सामने आए, जबकि इससे पहले 1700 के करीब मामले सामने आए थे। वहीं कर्नाटक में करीब 20 दिन के बाद एक बार फिर नए मामलों की संख्या 2000 को पार कर गई। एक दिन के मुकाबले कर्नाटक में 34% मामले बढ़े हैं, जबकि आंध्र प्रदेश में 2107 नए मरीज सामने आए हैं। केरल में पिछले दिनों कोरोना गाइडलाइंस तोड़कर कई जगहों पर भीड़ नजर आ रही थी, इसलिए मौजूदा कोरोना विस्फोट उसी का नतीजा हो सकता है। इस मामले में अब सियासत के बजाय संयम की जरूरत है। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में बारिश के बाद आए सैलाब ने लोगों को दहशत से भर दिया। वहां पानी ने ऐसी तबाही मचाई कि लोगों के घरों तक वो घुस आया, जिसके बाद लोग खुद पानी से निजात पाने की कोशिश में जुट गए। कुछ ने तो खुद ही फावड़ा उठाया और सड़कों के ऊपर से मलबा हटाने लगे ताकि पानी को निकासी का रास्ता मिल सके। लगातार हो रही बारिश ने कुपवाड़ा की तस्वीर ही बदल दी। ट्रकों के आधे पहिए तक पानी में समा गए। एक जगह तो एक ट्रक सीमेंट के पुल से टकराकर गड्ढे में जा गिरा, जिसे खुदाई करने वाली मशीन की मदद से निकाला गया। तो वहीं दुकानों को भी इससे खासा नुकसान पहुंचा, जबकि सड़कों पर इतना पानी जमा हो गया कि पैदल चल पाना तक मुश्किल है। ऐसी ही डरा देने वाली तस्वीर जम्मू कश्मीर के गांदरबल और त्राल से भी आई, जहां शहर में जगह जगह बारिश का पानी इकट्ठा हो गया और हालात काबू से बाहर हो गए, जिसके बाद राहत और बचाव के लिए एसडीआरएफ को मोर्चा संभालना पड़ा। वहां पानी का बहाव इतना तेज था कि देखने में लग रहा था मानो कोई छोटा बांध फूट पड़ा हो। हर तरफ कीचड़ और मलबे के साथ बहता पानी ही दिखाई पड़ रहा था। यही नहीं, तेज बारिश से पहले आई आंधी भी अपने निशान छोड़ गई, जिसके बाद गिरे पेड़ों को हटाने और लोगों को बचाने का काम काफी देर तक चलता रहा। तो वहीं जम्मू कश्मीर के ही किश्तवाड़ की तस्वीर तो और भी खौफ पैदा करने वाली है। वहां बादल फटने के बाद एक गांव तहस नहस हो गया। यह सैलाब 7 लोगों की जान भी ले चुका है, जबकि 30 से ज्यादा लोग अब भी लापता बताए जा रहे हैं। वहां गुरुवार सुबह बादल फटने के बाद से ही पूरे गांव में मातम पसरा है। जिन लोगों ने अपनों को इस आपदा का शिकार होते देखा, वो सरकार से मदद की गुहार लगा रहे हैं। लोगों का यही कहना है कि अब जो है इन्हें यहाँ से कहीं दूसरी जगह शिफ्ट किया जाए, ताकि ये भी अब वहाँ पर जो है चैन की नींद सो सके। ये पानी अपने साथ बहुत सारा मलबा भी लाया, जो लोगों के कमरों तक कब्जा जमा चुका है। साथ ही इसने कई घरों को एकदम उजाड़ कर रख दिया। हालांकि प्रशासन की एक टीम लगातार राहत और बचाव के काम में लगी है, लेकिन वो कुदरत के दिए जख्म के आगे नाकाफी साबित हो रहा है। नाइजीरिया की राजधानी अबुजा में मानव तस्करी के विरोध में कुछ संगठनों ने प्रदर्शन किया। बताया गया कि नाइजीरिया में धड़ल्ले से मानव तस्करी का खेल जारी है और इस पर लगाम लगाने की मांग करते हुए वहां के कई संगठन सड़कों पर उतरे। इन संगठनों से जुड़े लोग हाथों में पोस्टर और बैनर लेकर वहां के कई इलाकों से गुजरे, वहां के लोगों को इसके खिलाफ जागरूक किया। इस प्रदर्शन में शामिल कई वो लोग भी थे जो तस्करों के चंगुल से भागने में कामयाब रहे। बताया गया कि नाइजीरिया से 148 देशों में मानव तस्करी होती है। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत के गैंगरेप मामले में दिए गए विवादास्पद बयान पर बवाल शुरू हो गया। वहां 2 नाबालिग लड़कियों के गैंगरेप की खबर सामने आई थी, जिसके बाद सीएम ने सदन के अंदर लड़कियों के देर तक बाहर घुसने पर सवाल उठाए थे। लेकिन उनके इस बयान पर हंगामा शुरू हो गया। राजधानी पणजी में कांग्रेस के कार्यकर्ता सड़कों पर उतर आए और मुख्यमंत्री के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। हालांकि पुलिस ने सीएम आवास का घेराव करने जा रहे इन कार्यकर्ताओं को रास्ते में ही रोक लिया और बस में बैठाकर दूर भेज दिया। एक महिला तो सीएम आवास के गेट के सामने धरने पर बैठ गई। हाथ में प्लेकार्ड लेकर पहुंची इस महिला ने प्रमोद सावंत के इस्तीफे की मांग की। हालांकि बाद में 2 महिला पुलिसकर्मी वहां पहुंची और उसे जबरदस्ती खींचते हुए वहां से हटा दिया।
यूपी के आगरा से डरा देने वाली कुछ तस्वीरें सामने आई। वहां टायर फटने से एक बस में अचानक से आग लगी, जिससे हड़कंप मचा। बताया गया कि यह बस मध्य प्रदेश के ग्वालियर जा रही थी, तभी आग की लपटों ने उसे अपनी चपेट में लिया। कुछ ही देर में वो बस आग के गोले में तब्दील हो गई। वो इस कदर लपटों और धुएं से घिर गई कि ये पता लगाना मुश्किल हो गया कि आखिर कौन सी गाड़ी आग में स्वाहा हो रही है। थोड़ी ही देर में पूरी बस जलकर राख हो गई। बताया गया कि उसमें सवार लोगों ने कूदकर अपनी जान बचाई। मध्य अमेरिकी देश ग्वाटेमाला में हजारों लोगों ने भ्रष्टाचार के मुद्दे पर वहां की सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। सड़क पर उतरे लोगों ने आरोप लगाया कि सरकार वहां हो रहे भ्रष्टाचार पर लगाम लगाना ही नहीं चाहती, जिसके विरोध में उन्होंने सबसे बिजी हाईवे को जैम कर दिया और भ्रष्टाचार के खिलाफ सरकार की ओर से कोई कदम न उठाने पर अपनी नाराजगी जाहिर की। सड़क पर उमड़ी भीड़ को देख ऐसा लगा मानो पूरा शहर ही वहां आ गया हो। कुछ प्रदर्शनकारी तो हाईवे पर बने पुल पर चढ़ गए और वहां पोस्टर और बैनर लगा दिए, जिन पर सरकार के विरोध में नारे लिखे थे। Las acciones que han sido tomadas por la fiscal general y por el señor presidente de la República। प्रदर्शन में शामिल कुछ लोग तो सड़क पर ही बैठ गए और वहीं से विरोध जताया। इस दौरान हाईवे से गुजरने वाली कई गाड़ियां घंटों तक वहीं जैम में फंसी रहीं। क्या कांग्रेस में रणनीतिक रूप से बहुत बड़ा बदलाव होने वाला है? क्या राहुल गांधी ने कांग्रेस में पीके यानी प्रशांत किशोर को बतौर रणनीतिकार लाने की भूमिका तैयार कर ली है? क्या पीके अब इलेक्शन मैनेजमेंट के बजाय कांग्रेस संगठन के रणनीतिकार बनकर पार्टी की सियासी नैया पार लगाएंगे? न्यूज़ 18 के सूत्रों के हवाले से एक एक्सक्लूसिव खबर मिली है कि राहुल गांधी ने प्रशांत किशोर को कांग्रेस का सारथी बनाने का प्लान भी तैयार कर लिया है। प्रशांत किशोर उर्फ पीके कांग्रेस अपना पूर्णकालिक अध्यक्ष भले ही न तय कर सकी हो, लेकिन कांग्रेस में एक बड़ा बदलाव होने जा रहा है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि प्रशांत किशोर जल्द ही कांग्रेस का हाथ थाम सकते हैं। दावा किया जा रहा है कि राहुल गांधी ने पीके को पार्टी में शामिल करने पर अपने नेताओं से राय शुमारी भी शुरू कर दी है। सूत्रों के मुताबिक राहुल गांधी ने 2 बड़ी बैठकों में नेताओं का मन टटोला। कांग्रेस पीके के रिवाइवल प्लान पर भी चर्चा कर रही है। पिछले एक हफ्ते में राहुल गांधी ने प्रशांत किशोर से 3-4 मुलाकातें की हैं। इसलिए पीके और कांग्रेस के सामने कुछ अहम सवाल हैं। क्या पीके अब राहुल गांधी के लिए रणनीति बनाएंगे? क्या पीके डूबती हुई कांग्रेस को पार लगाने का फॉर्मूला तैयार करेंगे? प्रशांत किशोर को लेकर पार्टी के नेताओं की राय बटी हुई है। कुछ नेता उन्हें ओवररेटेड चुनावी रणनीतिकार कहते हैं, तो कुछ पश्चिम बंगाल की चुनावी जीत के बाद प्रशांत किशोर का स्वागत करने के लिए बेकरार हैं। बड़ा सवाल है कि प्रशांत किशोर जिस तरह से काम करते हैं, यानी पार्टी के ढांचे में बदलाव से लेकर टिकट बंटवारे तक का फैसला करते हैं, क्या वो कांग्रेस जैसी पुरानी पार्टी में पुराने नेताओं को स्वीकार्य होगा? राहुल गांधी प्रशांत किशोर को लेकर बहुत सकारात्मक है, लेकिन सवाल यह है कि अपने पुराने दौर को वापस पाने के लिए छटपटा रही कांग्रेस का कायाकल्प क्या वो कर पाएंगे? कांग्रेस में प्रशांत किशोर को लेकर सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि वो इलेक्शन मैनेजमेंट का काम छोड़ने की घोषणा कर चुके हैं। अब पीके नेता के अवतार में नजर आ सकते हैं। इसलिए पीके और गांधी परिवार के बीच मुलाकातों से इन कयासों को बल मिला है कि वो जल्द ही कांग्रेस के साथ बिल्कुल नई सियासी भूमिका में नजर आ सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक प्रशांत किशोर की राहुल गांधी, प्रियंका और सोनिया गांधी के साथ मीटिंग के बाद कांग्रेस में उनकी भूमिका को लेकर राहुल ने अपने नेताओं से सलाह मांगी है। माना जा रहा है कि पीके को कांग्रेस में लाने के लिए राहुल गांधी मन बना चुके हैं। खबर है कि पीके ने अपने रिवाइवल प्लान में पार्टी के ढांचे में बदलाव की जरूरत बताई है। साथ ही समान विचारधारा वाले दलों के साथ अभी से रणनीतिक और मधुर संबंध बनाने की सलाह दी है। यानी कांग्रेस 2022 के यूपी चुनाव और 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर पीके की दिखाई सियासी राह पर चलने की तैयारी कर रही है। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में बाढ़ पीड़ितों से मिलने पहुंचे उद्धव ठाकरे का देवेंद्र फडणवीस से सामना हो गया। कोल्हापुर में इस बार बारिश की वजह से बहुत तबाही हुई है। इसी वजह से दोनों नेता अपने अपने कार्यक्रम के हिसाब से वहां लोगों का हाल जानने पहुंचे और लोगों से मिले। कोल्हापुर में एक तरफ राज्य के सीएम उद्धव ठाकरे ने लोगों की समस्या सुनी, तो वहीं महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भी बाढ़ से बिगड़े हालात देखे। इसी दौरान एक ऐसा मौका आया जब दोनों नेता आमने सामने आ गए, जिसके बाद दोनों ने हाथ जोड़कर एक दूसरे को नमस्कार किया। बात जनता की थी, लिहाजा उद्धव ठाकरे और देवेंद्र फडणवीस ने गिले शिकवे एक तरफ रखे और एक साथ लोगों की समस्याएं सुनी। दोनों जनता की परेशानियों पर बात करते भी दिखे, जिसके बाद फडणवीस ने मांग की कि लोगों तक जल्द मदद पहुंचाई जाए। अभी तक सरकार की ओर से जो मदद नहीं मिली है वो तुरंत मिलनी चाहिए, ऐसी हमारा आग्रह है। महाराष्ट्र में पिछले एक हफ्ते में हुई बारिश ने जबरदस्त तबाही मचाई और 200 से ज्यादा लोगों की जान चली गई।
पीएम नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे वर्चुअल तरीके से सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस एकेडमी के आईपीएस प्रोबेशनर्स को संबोधित करेंगे। पीएम कार्यालय ने एक बयान जारी कर ये जानकारी दी। इस कार्यक्रम के समय पीएम मोदी वहां ट्रेनिंग ले रहे आईपीएस अधिकारियों से बातचीत भी करेंगे। जानकारी के मुताबिक इस मौके पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय भी मौजूद रहेंगे। सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस एकेडमी इंडियन सिविल सर्विसेज परीक्षा के आधार पर चुने गए आईपीएस अधिकारियों को ट्रेनिंग देता है और ये एकेडमी हैदराबाद में है। मध्य प्रदेश के श्योपुर में पुलिस और महिलाएं आमने सामने आ गई। पुलिस की टीम पूरे दल बल के साथ अतिक्रमण हटाने पहुंची, लेकिन शुरुआत हुई पुलिस और महिलाओं की गुत्थम गुत्था से। जैसे ही खुदाई करने वाली मशीन ने काम शुरू किया, कई महिलाओं ने उसको घेर लिया, जबकि कुछ उसके आगे वाले हिस्से में जाकर बैठ गईं, जिनको हटाने में पुलिस के पसीने छूट गए। पुलिस वाले काफी देर तक महिलाओं को वहां से खींचकर हटाने में लगे रहे, लेकिन एक के हटते ही दूसरे के सामने आने से उनको काफी परेशानी हुई। कुछ महिलाओं के हाथ में डंडे भी नजर आए, जो पुलिस वालों का रास्ता रोककर खड़ी हो गई। यहां तक कि जवानों के साथ हाथापाई तक की नौबत आ गई। पुलिस ने लाख समझाने की कोशिश की, लेकिन कोई हटने को तैयार नहीं हुआ। बताया गया कि वन विभाग की इस जमीन पर भूमाफिया ने कब्जा कर रखा था, जिसे हटाने के लिए टीम पहुंची, लेकिन प्रशासन को देखकर उन लोगों ने महिलाओं को आगे कर दिया। लिहाजा टीम के साथ पहुंची महिला पुलिस कर्मियों ने मोर्चा संभाला और हंगामा करने वालों को वहां से खदेड़ दिया। मुंबई के पास विरार से एक बैंक से हैरान करने वाली खबर सामने आई। यहाँ एक प्राइवेट बैंक में मास्क लगाकर दो लोग आए और उसके बाद बैंक में हर तरफ खून ही खून फैल गया। जब बैंक में हत्या करने वाले शख्स के चेहरे से मास्क हटा तो हर कोई हैरान रह गया। रात के अंधेरे में कुछ लोग जिस शख्स को पकड़कर कार में बिठाते दिख रहे हैं, ये वही आरोपी है जिस पर बैंक में लाखों की लूट करने की कोशिश और बैंक की डिप्टी मैनेजर की हत्या का आरोप है। बैंक के फर्श पर पड़े खून के धब्बे गवाही दे रहे हैं कि यहाँ लूट के लिए एक ऐसे शख्स ने खूनी खेल खेला जो पहले इसी बैंक में मैनेजर रह चुका था। बताया गया कि जब वारदात को अंजाम दिया गया उस वक्त बैंक में सिर्फ मैनेजर और कैशियर ही मौजूद थी। इस बीच मास्क लगाए दो लोग बैंक में घुसे और चाकू की नोक पर लूटपाट करने लगे। पैसा और सोना लूट कर दोनों भागने लगे तो महिला कर्मचारियों ने शोर मचाना शुरू कर दिया, जिसे सुनकर आसपास के लोगों ने तुरंत आरोपियों का पीछा किया और एक आरोपी को पकड़ने में कामयाब हो गए, जबकि दूसरा आरोपी फरार हो गया। ऐसा पता चला कि उसके पास एक बैग था और दो पेटी थे, तो बैग में सोना भर के था। तो वो हम लोग ने स्थानीय लोगों ने एटीएम, आईसीआईसीआई बैंक का एटीएम है उसके बाजू में, एटीएम में रखा गया। उसके बाद में देखा गया कि एक औरत जख्मी थी, उनको नजदीकी हॉस्पिटल में भेजा गया स्थानीय लोगों के द्वारा। घटना की वजह से इलाके में अफरा तफरी का माहौल बन गया। दावा किया गया कि दोनों महिला कर्मचारी बुरी तरह जख्मी पाई गयी, जिन्हें तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया। पुलिस के मुताबिक आरोपी उसी बैंक की शाखा में बैंक मैनेजर था जिस बैंक में उसने लूट की वारदात को अंजाम दिया। आरोपी को ये पता था कि उस बैंक में कितना पैसा है और कितना सोना है। जानकारी ये भी मिल रही है कि आरोपी ने 1 करोड़ रुपए का लोन भी ले रखा था और उसके चुकाने के दबाव में उसने बैंक लूटने की पूरी प्लानिंग कर डाली। लेकिन बैंक में काम करने वाली महिलाओं की हिम्मत और आसपास के लोगों की सतर्कता की वजह से आरोपी के मंसूबे पर पूरी तरह से पानी फिर गया। माना जा रहा है कि आरोपी ये भी जानता था कि बैंक बंद होने के बाद रात के 8 बजे तक वहां सिर्फ 2 महिलाएं रहती हैं। यही वजह है कि उसने लूट का वक्त वही चुना। 7-7:30 दरम्यान निघून गेलेला होता। त्यावेळेस अचानक बँकेचा माजी मॅनेजर त्या ठिकाणी येऊन त्यांनी बँकेमधील कॅश आणि सोनं हे लुटीचा प्रयत्न केलेला आहे। आरोपी ताब्यात घेतलेला आहे, गुन्ह्याचा दाखल होत आहे। जानकारी के मुताबिक लुटेरों को भागने की कोशिश करते देख महिला कर्मचारियों ने शोर मचाया तो आरोपी घबरा गए और उन्होंने महिलाओं पर हमला कर दिया। दावा किया गया कि महिला बैंक मैनेजर को गंभीर चोटें आईं और अस्पताल में उसकी मौत हो गई, जबकि दूसरी महिला का इलाज चल रहा है। तुर्की के मंगला से रोंगटे खड़े कर देने वाली कुछ तस्वीरें सामने आई, जहां जंगल का एक बड़ा हिस्सा आग की भीषण लपटों से घिर गया। रिकॉर्ड तोड़ती गर्मी की वजह से वहां के जंगलों में आग भड़की और ऐसी भड़की कि उसे बुझाने में दमकल कर्मियों का दम फूल गया। क्योंकि सामने आई तस्वीरों में जंगल का एक बड़ा हिस्सा लपटों में घिरा दिखा, जबकि आसमान में कई फीट तक उठता धुआं जंगल में धधकती लपटों की गवाही देता नजर आया। धुआं भी इतना घना कि एक तस्वीर को देखकर ऐसा लगा मानो उस इलाके में बादल ही छा गए हों। जंगलों में फैलती आग की वजह से वहां के कुछ होटल और रिहायशी इलाकों पर भी खतरा मंडराने लगा।
घटना वाली जगह से कुछ दूरी पर पहुंचे पर्यटकों को भी आग की लपटों ने डराना शुरू कर दिया। बिगड़े हालात को संभालने के लिए प्रशासन ने भी अपनी पूरी ताकत झोंक दी और आग बुझाने के लिए हेलीकॉप्टर मिशन पर निकले नजर आए। बताया गया कि जंगल की आग बुझाने के लिए 5 हेलीकॉप्टर के अलावा कुछ हवाई जहाज को भी लगाया गया। इसके साथ ही जंगल के पास बने मकानों को भी खाली करवा लिया गया। बिहार के गया से एक हैरान करने वाला वीडियो सामने आया जिसमें एक नदी पर बन रहे पुल का एक हिस्सा एकदम से भरभरा कर गिर पड़ा और इस घटना को वहां मौजूद एक नाविक ने अपने कैमरे में कैद कर लिया। वीडियो में दिखा कि कैसे पानी ने धीरे धीरे पुल की सतह पर अपनी पकड़ बनाई और फिर पलक झपकते ही लोहे के सरियों और बांस की मजबूत बल्लियों से बनाया जा रहा पुल पानी में समा गया। बताया गया कि 13 करोड़ की लागत वाले इस पुल को बनाने का काम 6 साल से चल रहा है, जिसके अब सिर्फ पिलर ही पानी में बचे हैं। तो पलक झपकते ही ये पुल बह गया। बिहार की गया की तस्वीरें आप देखिए, यहाँ पर पुल बनाने का काम चल रहा था और 13 करोड़ की लागत वाले इस पुल को बनाने का काम 6 साल से हो रहा था, जिसके अब सिर्फ पिलर ही पानी में बचे हैं।